तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। तो तभी आप लोग इस चैप्टर को आसान तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग बुक में अकाउंटिंग की एक्चुअल डेफिनेशन से पहले एक लाइन देखोगे, वहाँ पर लिखा गया है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग क्या है जी? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब जैसे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं, कुछ लोग तमिल भाषा बोलते हैं, वैसे ही बिजनेस जब डील करता है एक दूसरे से तो वो अकाउंटिंग लैंग्वेज में डील करता है। यानी सरल भाषा में बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप लोग ये डेफिनेशन को अपने अकाउंटेंसी के एग्जाम पर लिख कर आओगे तो आपको इस पर 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक आम बात है कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आप लोगों को बुक में दी गई है तो हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे आप लोगों को एकदम अकाउंटेंसी का प्रोसेस भी समझ में आएगा और अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं जो हमारी बुक में दी गई है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर। तो इसको समझने से पहले आप लोगों को मेरे साथ एक कोड समझना होगा, जिससे कि आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। तो कोड है IMRCSAC। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, एंड अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आई को। तो आई का मतलब है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। सबसे पहले आप लोगों को अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब, यहाँ पर फाइनेंशियल नेचर का मतलब है आपको बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। बिजनेस से रिलेटेड यानी बिजनेस से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। अब इसको समझने से पहले मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लेता हूँ। एक साइड ओनर ने अपने बिजली का बिल पे किया अपने घर का। ओनर ने पे किया बिल पे किया घर का, अपने घर का। और दूसरी साइड ओनर ने सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, मान लेते हैं 10 रुपये। तो अब आप लोग देखकर मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी जो ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है। तो आप लोगों ने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ 10 रुपये ये बिजनेस से रिलेटेड है, एंड ओनर ने जो बिल पे किया अपने बिजली का घर का पर्सनल, तो वो कोई बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें अकाउंटिंग में यही करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट को जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है आई, हमने डन कर लिया। अब हम आएंगे एम में। एम का मतलब है मेजरिंग द आइडेंटिफाई transactions in the terms of। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 बातें लिखूँ, सैलरी पेड, एंड दूसरी जगह लिखूँ सैलरी पेड 10 रुपये, तो आप लोग आप इसमें ये तो बता सकते हैं कि दोनों जो हैं ट्रांजैक्शन वो बिजनेस से रिलेटेड तो हैं। सैलरी पेड करना बिजनेस से रिलेटेड काम है, सैलरी पेड 10 रुपये ये भी बिजनेस से रिलेटेड काम है। अब यहाँ पर आप लोग ने गौर किया होगा जो यहाँ पर 10 रुपया है
इसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। यानी जो दूसरी बात मैंने लिखी है सैलरी पेड 10 रुपये, इसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। पर जो मैंने पहली बात लिखी है इसको हम कोई मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो हमें आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म्स में मेजर करना है एंड देन उसको रिकॉर्ड करना है। यानी जब भी हम ट्रांजेक्शन को बिजनेस से रिलेटेड आइडेंटिफाई करेंगे उसमें मैंडेटरी होना है कि उसको हम मनी की टर्म्स में भी मेजर करें। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो। अब हमारा नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। अब जब हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं अब हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आर का मतलब ये ही है रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे हम। अब रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस के अंदर एक बुक होती है जिस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कितनी भी ट्रांजेक्शन हो, डे टू डे बेसिस में जितनी सारी ट्रांजेक्शन है वो सब इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को। हम जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। अब जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनका जर्नल से काम नहीं चलता। वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की सब्सिडरीज बुक बनाते हैं, जैसे कि कैश बुक फॉर कैश ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक बनाएंगे, वो परचेज बुक बनाएंगे फॉर क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन, एंड परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, एंड जर्नल प्रॉपर बनाएंगे। जर्नल प्रॉपर क्या होता है जी, जर्नल प्रॉपर का मतलब है इसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जो ना कैश बुक में रिकॉर्ड की गई है, ना परचेज बुक में, ना परचेज रिटर्न बुक में, ना सेल्स रिटर्न बुक में। यानी सिंपल सा मेरा कहने का मतलब यह है, जो बड़े बिजनेस होते हैं वो अलग से सब्सिडरी बुक बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, अलग से सब्सिडरी बुक बनाते हैं जिसके अंदर कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर आता है। एंड जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो उनका काम सिर्फ जर्नल से ही चल जाता है, वो सिर्फ एक ही बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल। तो आपको अब रिकॉर्डिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डिंग का मतलब है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस बुक के अंदर, जर्नल बुक के अंदर। बड़े बिजनेस किस बुक पर रिकॉर्ड करेंगे, वो अलग अलग टाइप की बुक्स बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्लासीफाइंग में। क्लासीफाइंग करने का मतलब क्या है, क्लासीफाइंग करने का मतलब है, क्लासीफाइंग में हम क्या करेंगे, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको एक साइड में पोस्ट करेंगे। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जर्नल में हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखी हैं, जैसे इसमें परचेज भी रिकॉर्ड है, सेल्स भी रिकॉर्ड है, परचेज रिटर्न भी रिकॉर्ड है, सेल्स रिटर्न भी रिकॉर्ड है, कोई डेटर से पैसा मिला है वो भी रिकॉर्डेड है मान लेते हैं, क्रेडिटर हमारा कुछ है वो भी, मतलब इसके अंदर मतलब जितने भी हमारे जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन है वो सब इसमें रिकॉर्ड है। अब हम क्या करेंगे, जो मान लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस जर्नल से जितनी भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको भाई इधर आ जाओ तुम, उनका एक अलग अकाउंट बनाएंगे। मान लेते हैं परचेज अकाउंट हमने बना लिया। वैसे ही हम जर्नल से कहेंगे आओ भाई सेल्स वाली ट्रांजेक्शन कौन कौन है, 3 मान लेते हैं, 3 सेल्स वाली ट्रांजेक्शन है, इनका हम क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, क्लासीफाइंग में हम अलग अलग टी शेप लेजर अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग टी शेप लेजर अकाउंट बनाएंगे। हर आइटम का, हर ट्रांजैक्शन का, हर चीज़ का इसमें एक अलग अकाउंट बनेगा। जैसे कि कैश का एक अलग अकाउंट बनेगा, कैश का एक अलग अकाउंट बनेगा, गुडविल का एक अलग अकाउंट बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का अलग अकाउंट बनेगा, डेटर का अलग अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर का अलग अकाउंट बनेगा, एंड कॉपीराइट का अलग अकाउंट बनेगा, ट्रेडमार्क का अलग अकाउंट बनेगा। तो यानी कि जितने भी चीज़ें आपने सुनी हुई हैं अकाउंटिंग में, अगर आप लोग सुनोगे आगे तो उन सब का आप लोग देखोगे कि क्लासीफाइंग में क्या बनता है, बहुत सारे अकाउंट टी सेप लेजर अकाउंट बनते हैं, छोटे छोटे टी सेप लेजर अकाउंट बनते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जर्नल से जितने भी सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक साइड में पोस्ट करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग हमारा डन हो गया। अब हम देखते हैं समराइजिंग में। तो समराइजिंग भी सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। समराइजिंग में क्या होता है, समराइजिंग में हम क्या करते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हम इसमें समरी स्टेटमेंट बनाते हैं। समरी स्टेटमेंट का मतलब है हम इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस मतलब ये कौन सी चिड़िया है, ट्रायल बैलेंस का मतलब है हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमने, आप लोगों को पता है हमने क्लासीफाइंग में अलग अलग छोटे 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 मोटे मोटे टी सेप लेजर अकाउंट बनाए, चाहे वो कैश का अकाउंट बनाया, डेटर का, क्रेडिटर का, लैंड एंड बिल्डिंग, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सब चीज़ का हमने अकाउंट बनाया। अब जो उनके बैलेंसेज हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस में
पोस्ट करेंगे। अच्छा, उसको हम ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। जो डेबिट बैलेंस होगा उसको हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमने कैश अकाउंट बनाया हुआ था, तो कैश का मान लेते हैं डेबिट बैलेंस आ गया 10 रुपये, हमने इसको डेबिट साइड लिख लिया। हमने परचेज अकाउंट बनाया था, परचेज अकाउंट का 2 रुपया का क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो हमने इसको 2 रुपये यहाँ पोस्ट कर दिए। तो यानी कि जितने भी हमने इसमें टी सेप लेजर अकाउंट बनाए हुए हैं, उनके जो भी बैलेंसेज बचे हैं, बैलेंस सी डी जिसको आप लोग कहोगे, उसको हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे। और आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। देन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाते हैं, जो बैलेंसेज होते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं, एंड देन उसकी मदद से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड देन नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। ए से आपको समझना है, ए से आपको समझना है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, एनालाइज करेंगे। इसमें जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बना दिया है, उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, देखेंगे कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो इसका सिंपल सा काम यही होता है। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा बच गया वो बच गया सी। सी का मतलब है कम्युनिकेटिंग। सी का मतलब है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है, मान लेते हैं बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ रुपये का, तो अब क्या करेगी बिजनेस वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को दिखाएगी कि देखो जी प्रॉफिट हुआ है। इंटरनल यूजर को भी दिखा सकती है और एक्सटर्नल यूजर्स को भी दिखा सकती है। इंटरनल यूजर जैसे कि ओनर, मालिक, एम्प्लॉयज़ जो वहाँ काम करते हैं, एंड मैनेजमेंट को क्यों दिखाती है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर, ताकि वो इन्वेस्ट करने की सोचेगा कि इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें ना करें। गवर्नमेंट, बैंक एंड क्रेडिटर्स, ताकि वो हमें क्रेडिट में उधार दें। तो आप लोगों को समझ में आ गया, हम कम्युनिकेट में क्या करेंगे, रिजल्ट को वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ को दिखाएंगे कि देखो जी प्रॉफिट हुआ है, ताकि वो क्या कर सके, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्प कर सके। जैसे गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को हम क्यों बताएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ताकि गवर्नमेंट को भी पता लग सके कि हम टाइम पर टैक्स दे सकते हैं। बैंक्स को क्यों चाहिए, ताकि बैंक को पता लगे कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ विथ उसका लोन जो है वापस कर सकते हैं। क्रेडिटर हमको क्या देगा, क्रेडिट में उधार देगा विद द हेल्प ऑफ अवर प्रॉफिट, कि ये लौटा सकता है नहीं लौटा सकता, बाद में देगा या नहीं देगा। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा कि इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, इसमें मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब हमने पूरा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो आप लोगों ने समझ लिया। IMRCSAC ये क्या है, कोड है। अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट। आर्ट का मतलब कला। किस चीज़ की कला, रिकॉर्ड करने की कला। ठीक है, कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एक बुक होती है जी, जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, क्लासीफाइंग में हम क्या बनाते हैं, अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं, छोटे छोटे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, यानी हर एक आइटम का हम इसमें अकाउंट बनाते हैं। समराइजिंग में हम क्या करते हैं जी, समरी स्टेटमेंट बनाते हैं। समरी स्टेटमेंट जैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी। किसकी टर्म में, मनी की टर्म्स में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ट्रांजैक्शन को मनी की टर्म्स में मेजर करना बहुत ज़रूरी है। तो इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल का नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब बिजनेस से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, तो रिजल्ट को हम फिर क्या दिखाएंगे, वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को दिखाएंगे। तो ये जो पूरा आपका है अकाउंटिंग का प्रोसेस है, आप लोगों को इसमें अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है ये भी समझ में आ गया, डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई, एंड मैंने आपको कोड के साथ समझा दिया कि अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को, फिर उसको मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे, देन उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ, दीवालों पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्डिंग कहाँ पर करेंगे, जर्नल एक बुक होती है वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाइंग करेंगे लेजर में, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स के अकाउंट बनाएंगे। देन उसके बाद हम समराइजिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे मदद से, बैलेंस शीट बनाएंगे, सॉरी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देन उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, देन उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट है उसको हम क्या करेंगे, वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि देखो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये पूरा आपका अकाउंटिंग का हमारा किस्सा है, ख़त्म हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, पूरा क्या क्या करना होता है मैम अकाउंटिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हर एक ट्रांजैक्शन को जो बिजनेस से रिलेटेड है एंड जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। यानी सरल भाषा में अकाउंटिंग में हम सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अगर हमें कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट का पता लगाना है या लॉस का पता लगाना है तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम इजीली तरीके से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हमें कोई भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, सो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट हम इजीली तरीके से पता लगा सकते हैं कि उसकी एसेट्स की क्या पोजीशन है एंड लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर कोई बिजनेस प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है तो उससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी। मैनेजमेंट को कैसे हेल्प मिलेगी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मैनेजमेंट है वो वेरियस डिसीजन को ले सकता है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस टू यूजर्स, यानी हम अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है उसको वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं देखो जी हमें प्रॉफिट हुआ है। यानी हम किनको बताते हैं, ओनर को बताते हैं, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स एंड एक्सेट्रा। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला एडवांटेज है एविडेंस इन कोर्ट, यानी कि अगर कोई बिजनेस प्रॉपरली तरीके से जो अपने अकाउंट्स हैं उसको मेंटेन करता है तो वो उसको कोर्ट में दिखा सकता है एज अ एविडेंस। क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई भी बिजनेस के अगेंस्ट में कोर्ट में कोई केस चला हुआ है तो वो उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कोर्ट में दिखा सकता है और बता सकता है कि देखो सामने वाला बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है, हमने जो है हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। तो इससे कोर्ट में भी मदद मिलती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सेकेंड एडवांटेज है फैसिलिटेट्स लोन, यानी कि अगर बिजनेस को लोन रेस करना है फ्रॉम बैंक से सो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इजीली तरीके से लोन को रेस कर सकती है, क्योंकि जो बैंक है वो लोन देने से पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जरूर से देखता है। थर्ड एडवांटेज है रिप्लेसेस मेमोरी, ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है, आप लोग इसको एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। यानी इसके अंदर यह है अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट मिलता है कि हम अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज़ एक बार रिकॉर्ड कर ली तो उसके बाद हम उसको भूल जाएं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उसको दोबारा से देख सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो आप लोग यहाँ पर देखोगे मैंने ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं वो बिल्कुल सेम हैं, अकाउंटिंग से मिलते-जुलते। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आप ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट एडवांटेज में भी लिख सकते हो। यानी बुक में भी कुछ ऐसे सिमिलर पॉइंट हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी हैं एंड एडवांटेज में भी हैं। तो आपका यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं काटेगा। आप जो ऊपर वाले पॉइंट है उसको नीचे भी लिख सकते हो। बस आप लोग यहाँ पर ये जो 3 मेन हैं इनको आप लोग ज़रूर से अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो आज हम समझेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या होती है एंड ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक शॉप में 500 रुपीज़ की सेल होती है एंड 300 रुपीज़ की परचेज होती है, तो अगर हम इन दोनों बातों को ओनली रिकॉर्ड करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। पर अगर हम इन रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं, इनके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं एंड कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुक कीपिंग। तो स्कोप की अगर बात करें तो बुक कीपिंग में ओनली 4 चीज़ें आती हैं, यानी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना जो फाइनेंशियल नेचर से रिलेटेड हैं एंड मेजर करना ट्रांजैक्शन को मनी की टर्म्स में, देन उसको रिकॉर्ड करना जर्नल में एंड देन उसको क्लासीफाइंग करना लेजर में। एंड अकाउंटिंग में जो
बचे हुए स्टेप हैं वो आते हैं, यानी कि समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। स्टेज की बात करें तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हर एक ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना। पर जो यहाँ पर अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग एक रूटीन नेचर की जॉब है, मतलब कि हमें डेली बेसिस पे वही सेम काम करना है, एनालाइज करना है ट्रांजैक्शन को, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है एंड क्लासीफाइंग करना है बस। पर अगर हम सेम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे एंड देन उससे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाएंगे एंड देन कंक्लूजन्स को निकालेंगे तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग एक एनालिटिकल जॉब है, मतलब कि यहाँ पर हमें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की नीड होती है। अब हम बात करते हैं हु परफॉर्म। जो बुक कीपिंग होती है उसको जूनियर स्टाफ का मेंबर परफॉर्म करता है और जो हमारा अकाउंटिंग होती है उसको सीनियर स्टाफ का मेंबर परफॉर्म करता है, जैसे कि अकाउंटेंट। अब हम नॉलेज की बात करें तो बुक कीपिंग में लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज जो अकाउंटिंग है उसमें अकाउंटेंट को हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम समझेंगे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होती है एंड ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे अलग है हम ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ अबाउट अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आप सभी लोग अकाउंटिंग के बारे में तो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अकाउंटिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड देन कम्युनिकेटिंग करते हैं। तो अभी अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी का मतलब है बॉडी ऑफ नॉलेज। किस चीज़ की बॉडी ऑफ नॉलेज? तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मान लेते हैं आप जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि कोई भी ट्रांजैक्शन को हम कहीं भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी को भी डेबिट कर लिया और किसी को भी क्रेडिट कर लिया। हमें जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हमें बताता है, ये कौन बताता है? अकाउंटेंसी। तो इसीलिए हम इसको अकाउंटेंसी को बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। यानी ये बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों है? क्योंकि ये हमें बताता है रूल्स एंड प्रिंसिपल को जो कि हमें फॉलो करने होते हैं व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग। यानी अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है और अकाउंटिंग क्या है? उसका छोटा सा एक पार्ट है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से डिफरेंस के साथ समझते हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, तो मैं भी करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में सबसे पहले हमें मीनिंग के बारे में बताया गया है कि अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं। पर अकाउंटेंसी क्या है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि प्रिस्क्राइब करती है सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स को जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। दूसरे डिफरेंस की ओर बढ़ें तो दूसरे डिफरेंस में यहाँ पर स्कोप की बात की गई है। बताया गया है कि अकाउंटिंग एक नैरो इन स्कोप है और अकाउंटेंसी क्या है? एक मच वाइडर इन स्कोप है, यानी ये बहुत बड़ा है। अकाउंटिंग के रिलेशन की बात करें तो अकाउंटिंग ओनली बुक कीपिंग पर डिपेंड करता है और अकाउंटेंसी दोनों पर निर्भर करता है, यानी दोनों पर डिपेंड करता है, बुक कीपिंग पर एंड अकाउंटिंग दोनों पर। फंक्शन की बात करें तो अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन है वो नेट रिजल्ट को असरटेन करना एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना एंड देन उसको कम्युनिकेट करना विथ वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। आपको पता है वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज में इंटरनल यूजर्स आते हैं एंड एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं। तो अकाउंटेंसी का जो मेन फंक्शन है वो डिसीजन मेकिंग फंक्शन है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के द्वारा प्रोवाइड की गई है ये उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग में फंक्शन करता है। तो आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी जिसको हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना, देन उसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी जो आपकी 11th क्लास की जो पूरी बुक है वो पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर बेस्ड है। नेक्स्ट अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट, यानी हम इसमें टोटल कॉस्ट को निकालते हैं एंड पर यूनिट कॉस्ट को निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल प्रोडक्शन की जो भी खर्चा है, यानी टोटल जो प्रोडक्शन का जो भी खर्चा है उसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब है ईच आइटम बनाने में हमें कितना खर्चा हुआ है उसको हम बोलेंगे पर यूनिट कॉस्ट। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझाऊँ तो मान लेते हैं बिजनेस ने 100 पेन्स बनाई हैं और उसको जो बनाने का खर्चा है वो 600 रुपीज़, तो इसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। पर अगर हम एक पेन का खर्चा देखेंगे जो कि 6 रुपीज़ है, इसको हम बोलेंगे पर यूनिट कॉस्ट। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना जिससे कि जो मैनेजमेंट को हेल्प मिल सके, वो उसके बेसिस पे प्लानिंग कर सके एंड वेरियस डिसीजंस को ले सके। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग जो है डायरेक्टली रिलेटेड होती है विद द टैक्स, यानी कि जो हम जीएसटी एंड इनकम टैक्स को निकालते हैं वो टैक्स अकाउंटिंग की मदद से ही निकालते हैं। लास्ट अकाउंटिंग है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी कि जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी से कई सारे रिसोर्सेज को लेता है, तो बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, क्वालिटी ऑफ गुड्स देना एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, तो ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो आज मैं आपको समझाऊंगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी जो अकाउंटिंग है वो पूरी तरीके से सच्ची नहीं है। यहाँ पर सच्ची का मतलब क्या है? तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं नई नई मशीनरी परचेज करके लाया तो मेरे को वहाँ पर देखना पड़ेगा कि मेरे को कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या मैं 8% का डेप चार्ज करूँ, क्या 12%? वैसे ही अगर कोई फर्म ने एस्टिमेट किया है कि वो 80% का प्रॉफिट अर्न करेगी आने वाले सालों में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 80% का ही कमाए। क्या पता वो लॉस में चले जाए, क्या पता उससे ज़्यादा कमाए, क्या पता 80% कमा ले। तो यहाँ पर जो है अकाउंटिंग वो पूरी तरीके से सच्ची नहीं है। जो भी हम यहाँ पर एजम्पशन ले रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो रॉन्ग भी साबित हो सकती है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, यानी कि जो अकाउंटिंग है वो क्वालिटी को इग्नोर करती है। क्वालिटी मतलब कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी है ये उसको नहीं दिखाएगी। अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो उसको नहीं दिखाएगी। जो हमारी अकाउंटिंग है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ही दिखाती है, मतलब कि वो ही चीज़ें दिखाएगी जो हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉफिट, हम इसको ईजिली तरीके से मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। लॉस, कितना लॉस हुआ है, 10 रुपये, 1 रुपया, 2 करोड़, तो हम इसको ईजिली तरीके से मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये उसको दिखाएगी, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं दिखाएगी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? तो जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो अपने अकाउंट्स है उसको मैनिपुलेट करे, यानी बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, जो अपना प्रॉफिट है उसको बढ़ा कर दिखाए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अकाउंटेंट है यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग के चांसेस होते हैं। अब जैसे कि जो विंडो में हम ड्रेसिंग कर देते हैं तो बाहर का जो बंदा होता है वो अंदर नहीं देख पाता है, वैसे ही जो अकाउंटेंट है वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है, विंडो ड्रेसिंग करता है, जिससे कि क्या होता है उसके जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नहीं दिख पाते हैं, वो उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट इग्नोर मार्केट प्राइस। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं नई नई मशीनरी परचेज करके लाए 50,000 की, तो मैं ओनली 50,000 रिकॉर्ड करूंगा बुक्स के अंदर। अगर 5 साल बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, मान लेते हैं 45,000 की उसकी वैल्यू है, तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसकी वैल्यू होने दो जितनी होती है, 40,000 होने दो, 45,000 की होने दो, तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं ओनली 50,000 रिकॉर्ड करूंगा बुक में, जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ओनली एक्चुअल वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।